नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर आज हम आला कमान की चर्चा करेंगे। आला कमान शब्द कहां से आया? ये दरअसल हाई कमान का एक हिंदुस्तानी तर्जुमा है। हाई कमान यानी सेना के संदर्भ में इसका इस्तेमाल यूरोप के देशों में किया जाता रहा है। और हाई कमान यानी सुप्रीम कमांड। आप जानते हैं हर यूनिट का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है और कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में फौजें चुनाव नहीं, युद्ध मैदान में जाती हैं, वहाँ लड़ती हैं और हारना जीतना जो भी है वो अलग संदर्भ है। तो इसको हम ले आए किसमें? आला कमान के रूप में 60-70 के दशक में हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में ही आला कमान शब्द आ गया। और तब चूंकि कांग्रेस ही एक बड़ी पार्टी होती थी तो कांग्रेस के लिए आला कमान शब्द का चलन शुरू हो गया। इंदिरा गांधी आला कमान, राजीव गांधी आला कमान, फिर उसके बाद गांधी नेहरू परिवार आला कमान। बीजेपी को इस आला कमान शब्द से थोड़ा परहेज था, लेकिन अब बीजेपी के नेता खुद ही आला कमान शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो 3 राष्ट्रीय पार्टियों की बात करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इनके आला कमान की बात करते हैं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। शुरुआत करते हैं राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में नया डेवलपमेंट सामने आया है। राजस्थान में आला कमान ने तय किया था कि स्थानीय छत्रपों के भरोसे सब छोड़ दिया जाएगा, जैसे कर्नाटक में छोड़ा गया, जैसे हिमाचल में छोड़ा गया, और जिसके अच्छे सार्थक सफल नतीजे निकले। दोनों जगह कांग्रेस जीती। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के हवाले कर दिया गया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हवाले मध्य प्रदेश कर दिया गया और अशोक गहलोत के हवाले राजस्थान कर दिया गया है। लेकिन अब टिकट का चयन हो रहा है, उम्मीदवारों का चयन, और आला कमान हस्तक्षेप करने लगा है। राहुल गांधी ने हस्तक्षेप कर दिया। खबर आ रही है कि नोक-झोंक हो गई अशोक गहलोत से। ये कहा गया कि साहब, आला कमान की तरफ से ये कहा गया कि आप ही ने कहा था 3 महीने पहले कि कुछ विधायकों के खिलाफ असंतोष है तो उनके टिकट कटने चाहिए। जहां विकल्प था वहां भी आपने टिकट नहीं काटा, तो ये क्यों किया? अशोक गहलोत डिफेंड करने में लगे रहे, सोनिया गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा और ये खबर लीक हो गई। अब ये खबर कहाँ से लीक हुई, किसने खबर लीक की, किसने चुगली खाई, ये पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के बड़े नेताओं ने ये काम किया, क्योंकि सचिन पायलट ये काम नहीं कर सकते। सचिन पायलट ऐसा करेंगे तो उन खुद का नुकसान ही करेंगे, क्योंकि उनका भविष्य कांग्रेस से टिका हुआ है। और कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार होती है तो भी सचिन का फ्यूचर सुरक्षित है, जीत होती है तो भी सचिन का फ्यूचर सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात है कि 105 विधायकों के उम्मीदवारों के नाम सामने आने बाकी हैं, जिसमें सचिन पायलट के कम से कम 10-12 समर्थक हैं। और वो क्यों चाहेंगे कि खबर लीक करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले? अशोक गहलोत तो खबर लीक करने से रहे। जो खबर आ रही है कि डांट दिया, हालांकि डांटा नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं इस तरह की बात। अब आला कमान ने छोड़ दिया था अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत ने बड़ी समझदारी के साथ, पॉलिटिकल चतुराई के साथ, अघोषित रूप से सचिन पायलट के साथ समझौता कर लिया था। अब आला कमान जब स्थानीय छत्रों पर छोड़ देता है तो आला कमान को चाहिए स्थानीय छत्र भी आपस में मामला निपटाते रहें। नीति क्या हो, नारा क्या हो, रणनीति क्या हो, स्ट्रेटजी क्या हो, ये आपस में तय करते रहें। और दोनों ने शायद मिलकर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने तय कर लिया था कि आपके भी समर्थक चुनाव लड़ें, मेरे भी समर्थक चुनाव लड़ें, ना आप हम में ऐतराज़ करें ना हम आपके में ऐतराज़ करेंगे। क्योंकि अगर कुछ लोगों को टिकट दोनों तरफ से नहीं मिला तो खामखा द्वेष की भावना फैलेगी, रायता और फैलेगा जो पहले ही फैल चुका है, और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरह की बात कही जा रही थी। लेकिन आला कमान तो आदर्श रूप में चीज़ों को देखता है। राहुल गांधी आदर्श रूप में चीज़ों को देखते हैं। अशोक गहलोत ज़मीनी हकीकत को पहचानते हैं, खांटी राजनीति करते हैं। सचिन पायलट इस खांटी राजनीति को तेज़ी से सीख रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब नामांकन का दौर शुरू हो गया है तो ऐसे में आला कमान का हस्तक्षेप करना कितना उचित था, कितना अनुचित था, आप अंदाज़ लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी ने थोड़ा सा अतिक्रमण कर लिया, देर हो गई। ये चीज़ें बहुत पहले, 2 महीने पहले सॉल्व हो जानी चाहिए थी, स्थितियाँ क्लियर हो जानी चाहिए थी। लेकिन आला कमान की खासियत ही यही है कि वो सब कुछ अपने हाथ में रखता है।
चित भी मेरी पट भी मेरी, खड़ा मेरे बाप का। तो कुल मिलाकर इस रूप में वो चीज़ों को सामने रखता है। और फिर उसके बाद पार्टी अगर हार गई तो स्थानीय क्षत्रपों के सर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया जाता है, और पार्टी अगर जीत गई तो स्थानीय क्षत्रप जाकर आला कमान के सर पर जीत का साफा रख देते हैं। आला कमान खुश हो जाता है। बीजेपी की राजस्थान में आला कमान की बात करें, 6 महीने पहले ये था कि किसी को भाव नहीं दिया जाएगा, हम तय करेंगे, मोदी जी का चेहरा ही बिकेगा। वसुंधरा राजे को हाशिए पर डाल दिया गया। पहली लिस्ट आई जिसमें अपनी मनमर्जी से सांसद उतार दिए गए, विरोध शुरू हुआ, बागी आ गए। तो दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट दिया गया। कुछ मान मनोवर हुई, कुछ मनुहार हुआ, और जब बगावत पर जो उतर गए लोगों को घर बैठाने की बात आई, घर बैठाने से मतलब कि बैठ जाएं, वो घर बैठाने का मतलब ये नहीं है कि घर बैठा दिया जाए, बैठ जाएं पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार के समर्थन में, तो स्थानीय क्षत्रपों ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि फैसला तो आला कमान का था। तो आला कमान थोड़ा सा डेमोक्रेटिक हो गया है, मजबूरी में डेमोक्रेटिक हो गया है। और उधर अब कहानी ये है कि राजस्थान में अब तीसरी सूची का इंतज़ार है जो अटकती जा रही है, जिसमें 2 दिन लग सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर फैसले किए जा रहे हैं। स्थानीय क्षत्रपों की बात भी सुनी जा रही है। ये एक सुलझे हुए आला कमान की निशानी हो सकती है। लेकिन यही बात राजस्थान में कांग्रेस आला कमान के लिए क्या आज की तारीख में कही जा सकती है? एक बड़ा सवाल ये उठता है। आइए मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी आला कमान फ्रंट फुट पर है, लेकिन बीजेपी बैक फुट पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आला कमान बैक फुट पर है और कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। ये गजब खेल चल रहा है वहाँ पर। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भले आपस में कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हों, दिग्विजय सिंह भले ही नाराज़ होकर घर बैठ गए हों, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 दिन वो घर से नहीं निकले, कोई घर की कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल रंग ये दे दिया गया। लेकिन मोटे तौर पर वहाँ पर प्रत्याशियों को, जो रूठे हुए प्रत्याशी हैं, उनको मनाने का काम भी कमलनाथ दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, और पूरा उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लिया है। प्रियंका गांधी के दौरे लगातार मध्य प्रदेश के करवाए जा रहे हैं, उनके मुंह से गारंटियां निकलवाई जा रही हैं। राजस्थान में भी यही काम अशोक गहलोत इस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की 3 रैलियां हो चुकी हैं, अगले कुछ दिनों में एक आध और रैली होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस आला कमान मध्य प्रदेश में जो कर रहा है वो उसको करना चाहिए था, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने चीज़ें छोड़ दी हैं। बीजेपी का आला कमान अब जाकर शिवराज सिंह को थोड़ा मान देने लगा है। शिवराज सिंह चौहान के समय के कामकाज की समीक्षा, उनकी गुणवत्ता, उनकी तारीफ की जाने लगी है। अमित शाह ने भी कह दिया कि साहब बीमारू राज्यों की श्रेणी से शिवराज सिंह निकाल कर लाए। कृषि में विकास दर देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार के समय रही। तो अब अचानक याद आ रहा है, हालांकि राजस्थान में अभी भी वसुंधरा के कामकाज की तारीफ या उसका जिक्र तक नहीं किया जा रहा है आला कमान की तरफ से। तो क्या ये मानकर चला जाए कि राजस्थान में आला कमान को लग रहा है, बीजेपी आला कमान को, कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में आला कमान को लग रहा है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं या बड़े मुश्किल में हैं, इसलिए शिवराज सिंह को आगे करने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ी अपनी मन की जो थोड़ा सा अहंकार का भाव रहता है, और सेंट्रलाइजेशन हो गया है, जो पॉलिटिक्स का केंद्रीयकरण हो गया है राजनीतिक दलों का, उसमें एक हनक रहती है, एक धमक रहती है आला कमान की, जिससे वो नीचे थोड़ा नहीं उतरना चाहता। नाक का सवाल कभी कभी बन जाता है। कांग्रेस आला कमान ने भूपेश बघेल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। अभी राहुल गांधी आए तो तारीफ पर तारीफ करके गए, और जब वो भी जानते हैं कि जो किसानों के हित में काम करेगा छत्तीसगढ़ में वो राज करेगा, और भूपेश बघेल ने इस मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि धान के खेत में आपको राहुल गांधी धान काटते नज़र आते हैं, बगल में भूपेश बघेल नज़र आते हैं, बगल में टी.एस. सिंहदेव नज़र आते हैं, बगल में जो उनके दूसरे नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सब नज़र आते हैं, 6-7 नेता नज़र आते हैं। तो ये आला कमान काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आला कमान की बात करें तो रमन सिंह हाशिए पर थे। अब रमन सिंह को और उनके समय के मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है और उनका कुछ मान रखा जा रहा है। तो पार्टी कमल का चेहरे को सामने रख रही है। अब मोदी जी का चेहरा नहीं है, कमल है। तो आला कमान अपने हिसाब से नीतियां बदलता है, अपने हिसाब से रणनीति बदलता है। लेकिन क्या स्थानीय क्षत्रपों से सलाह ली जाती है? क्या स्थानीय लोगों से सलाह ली जाती है? और
उसके हिसाब से जो राजनीति रंग बदलती है, चुनाव में भी हर दूसरे तीसरे दिन कुछ नया हो जाता है, कुछ मुद्दे आपके चलते हैं, कुछ मुद्दे नहीं चलते हैं। तो ये आला कमान तय करे या स्थानीय छत्रप तय करे कि कौन सा मुद्दा चल रहा है, किस पर मुद्दा पर जोर देना है, कौन सा मुद्दा नहीं चल रहा है उसको हाशिए पर डाल देना है, विपक्ष के किस मुद्दे की घेराबंदी करनी है, विपक्ष के किस मुद्दे को इग्नोर कर देना है, या विपक्ष के किस मुद्दे का तोड़ निकालना है। ये स्थानीय छत्रप बेहतर ढंग से ये काम कर सकते हैं। आला कमान शायद कभी कभी समझने में भूल कर जाता है। अंत में चलते चलते अरविंद केजरीवाल की बात कर लें तो मनीष सिसोदिया को अब लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। जमानत शायद 6-8 महीने नहीं मिले, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं। और फंस गया है मामला अरविंद केजरीवाल की। ईडी ने भी उनको सम्मन जारी किया है, थर्सडे को उनसे पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था और 56 कुछ सवाल पूछे गए थे। और अब वही सुप्रीम कोर्ट जो कुछ समय पहले कह रहा था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में मनीष सिसोदिया का केस 2 सवालों के जवाब में भी नहीं ठहर पाएगा, यानी गिर जाएगा वहाँ पर, तो अब वही सुप्रीम कोर्ट को मटीरियल और एविडेंस मिलने लगा है। ईडी ने जो बातें सामने रखी हैं कि कैसे कमीशन जो 5% था वो बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिससे राजस्व को 338 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और 338 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा ईडी को लगता है और सीबीआई को लगता है कि वो प्राइवेट एंटिटीज़ के पास चला गया या निजी लोगों के पास चला गया। वो शराब के निर्माता थे या फिर पॉलिटिशियंस थे या मनीष सिसोदिया थे या अरविंद केजरीवाल थे या आम आदमी पार्टी थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ सब्सटेंस लगा, ऐसा लगता है कि कुछ सब्सटेंस नज़र आता है। तो इस कारण अब स्थितियां संजय सिंह पर वैसे भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, राघव चड्ढा पर राज्यसभा का एक मसला चल रहा है, हालांकि जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को थोड़ी सी रिलीफ ज़रूर दी है। लेकिन क्या बीजेपी का इरादा क्या है? मनीष सिसोदिया लंबे समय तक, तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी उलझाना चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समय तो ये केस नहीं उठाना चाहिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। और कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। और यहाँ पर शहरी क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी थोड़ा भी अच्छा कर जाएगी, वहाँ वहाँ वो कांग्रेस का वोट खाएगी, जैसे गुजरात में कांग्रेस का वोट खाया था। और नज़दीक के मामले में इसका फ़ायदा ज़्यादा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। तो क्या बीजेपी थोड़ी सी सब्र से काम नहीं ले रही? और इस समय कम से कम विधानसभा चुनाव दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको खुला छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो जाएं। अब वो ईडी के मामले में उलझे रहेंगे तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाकर प्रचार कैसे कर पाए जाए? तो ये भी एक आला कमान से की स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये भी जानना दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और